की तरफ उसकी चली गई वजह बात। से हुआ ये कि आर्मी और आवाम डिसमेंटल हो गई, बीच में बन गया एक गैप। अब कोलैप्स होने से नुकसान ये हुआ कि वो कहते थे भाई वो लीडर ही अच्छा था कम से कम, जिसको मार दिया, जिसको हटा दिया या मार दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब आपकी आवाम और आर्मी डिसमेंटल हो जाती है ना कहीं पे, तो फिर होता ये है कि उस गैप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोपोगंडिस्ट जितने होते हैं ना, वो उनको सारे स्पेस मिल वो जाता है। स्पेस मिलता है उस स्पेस को फिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। मेरे साथ बहुत ही रिस्पेक्टिव गेस्ट मौजूद हैं, फ़हद बलोच। फ़हद भाई जो हैं वो विजिटिंग फैकल्टी हैं कराची यूनिवर्सिटी में, विजिटिंग फैकल्टी हैं एनएडी यूनिवर्सिटी में। फ़हद भाई कन्वीनियर हैं सेंट्रल जेल कराची में। फ़हद भाई लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं और लॉ प्रैक्टिसिंग भी हैं। इसके अलावा फ़हद भाई इन्फ्लुएंसर भी हैं सोशल मीडिया पे। थैंक यू फ़हद भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई शो। एंड कैसा लगा आपको लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट के बाद? नहीं, बहुत अच्छा लगा और जो है मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं जो हूँ यहाँ पे आके डिस्कस कर सकूँ। हाँ, थैंक यू। अच्छा फ़हद भाई, आपकी पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं आ रही और इट्स गोइंग काफ़ी अरसे के बाद ये वाली पॉडकास्ट आपकी होगी अब। सो ये इतना लंबा गैप कैसे बस आया? असल में ऐसी गैप आ गया था बीच में कि पॉडकास्ट आते थे या कभी टाइम नहीं मिल पाता था कहीं जाने का, या फिर किसी को अप्रोच भी नहीं करते थे। हम लोग अप्रोच नहीं करते मोस्टली कि कोई पॉडकास्ट वो करे, खुद ही कुछ इतने करे। कर रहे खुद होते हैं कि आप खुद कितना करें वो कोई आ करेंगे। जाए तो फिर तो इसलिए जो है वो गैप आ गया। गैप में फिर नया डेटा भी तो आता है ना। आप असल में अपग्रेड हो बार गए बार ना। एक ही बात कर करके हर पॉडकास्ट में जो है ना आदमी बोर हो जाता है, दैट्स तो नाइस। इसलिए मैंने कहा थोड़ा गैप लेके देना चाहिए। अच्छा, तो अब आपके पास कुछ नया डाटा, कुछ हाँ, नई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़, आ अब गई तो है? बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो अच्छा, बहुत नई तो डेवलपमेंट्स बस हुई हैं। कहाँ से शुरू करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ नहीं, कहाँ से मैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं से भी शुरू करें। हम शुरू करते हैं सेंट्रल जेल कराची से। ठीक। ये क्या यहाँ पे हो रहा है और आप यहाँ कहाँ आ गए? देखिए, आपको यहाँ किसने डाल दिया? आईजी साहब ने डाला था। हमारे एक आईजी साहब हैं, मुनव्वर शाह साहब, जो इस वक्त डीआईजी प्रिजन हैदराबाद है इस वक्त। अच्छा। आईजी थे वो बीच में प्रिजन के, तो उन्होंने जो है वो ओवरसाइट कमेटी का चार्ज दिया था कि ओवरसाइट कमेटी का जो है वो जितना भी वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स का काम होता है ना, वो ओवरसाइट कमेटी के पास होता है। ओके। और वो इंस्पेक्ट करती है एक साल में 4 दफ़ा जो है ना, क्वार्टरली विजिट करके जेल को ना जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन सबको जो है वो देखा जाता है। तो कराची में हमारे पास जो इस वक्त है वो 3 जेलें हैं एक टोटल। सेंट्रल जेल, मलीर जेल, एक वुमेन और बायो IAS जो है हमारी यूथफुल ऑफेंडर, बच्चों की जेल। ओके। और इस तरह हमारी 3 जेलें हो जाती है। तो एक का मैं कन्वीनियर हूँ और सेंट्रल बाकी जेल दो कराची। हाँ, सेंट्रल जेल कराची का, बाकी 2 में मैं मेंबर हूँ। तो ओके। इस तरीके से जो है वो जेल के हमारे सारे विजिट होते हैं। और फिर उसके अंदर हमें देखना ये होता है कि प्रिजनर्स की वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर प्रिजनर्स को देखा जाए तो उसमें लीगल एड देना उनको फ्री, पैसों की नहीं। आपने फ्री में जो केसेस लोगों के, क्योंकि असल में इशू ये है वहाँ पे लोगों के कि किसी के साथ ये इशू है, वो जेल में सड़ रहा है, प्रोसिक्यूटर साहब आए, प्रोसिक्यूटर साहब ने उसका केस नहीं लड़ा, उसको 4 साल सज़ा करा दी, 5 साल सज़ा करा दी, लड़ा ही नहीं, वो बेचारे को सज़ा हो गई, अब वो सड़ रहा है वहाँ पे। ठीक है। और मतलब वो निकल सकते थे, उनको बेल मिल सकती थी। मतलब इतना कोई ऐसा केस हाँ, नहीं ऐसा था कोई कि केस उसमें नहीं था, नहीं। मतलब ऐसा नहीं था उस केस में। अभी मेरे पास एक केस है, मैं निकाल के लेके आया हूँ, तो उसके अंदर हाई कोर्ट में चल रहा है वो, तो उसमें भी हमने उसकी फाइल पढ़ी, तो उसमें उस बेचारे का कोई किरदार ऐसा खास नहीं है, लिखा हुआ भी है, लेकिन बात ये उसको सज़ा हुई भी है। सज़ा हुई है उसको 10 साल, 4 साल वो काट चुका है। तो अब उसकी बेल की जो एप्लीकेशन है हमने हाई कोर्ट में डाली है। तो आप उनको उनकी हाँ, बिहाफ पे डिफेंड करें। उनके बिहाफ पे ज़ाहिर है कि उनके पास किसी के साथ ये मसला होता है, कोई बोलता है मैंने बाहर वकील को पैसे दिया, वकील साहब निकल गए, आए पैसे नहीं लेके वापस। आए नहीं। सही है, ये इश्यूज़ भी होते हैं इन लोगों के साथ। तो उन सब इश्यूज़ को देखते हुए हम जो है ना, एक तो खुद लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, बाकी फिर हम अगर हम ज़ाहिर है सारे केसेस तो हम नहीं ले सकते एक साथ, इतने ज़्यादा होते इतने हैं। ज़्यादा होते हैं, तो हम किसी को और को रेफ़र करा देते हैं कि आप देख लो, 2-2 4-4 करके इस तरह ना, ताकि उनका अंदर भला हो जाए, रिलीफ अगर उनको मिल सकता है तो कुछ रिलीफ मिल जाए अगर उनके नसीब में है तो। एग्जैक्टली। लेकिन कहानी हम पहले पूरी पूछ लेते हैं कि भाई आए थे ये वो, तो अक्सर हम, क्योंकि फाइल पढ़ के पता चल जाता है बाद में कि फाइल में क्या है उनकी, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये है। अभी मेरे पास रिसेंट में एक दिन जेल गया, तो एक बच्चा मुझे बड़ा साफ़ सुथरा सा लगा जेल में, तो मैंने उससे सवाल किया कि बेटा तुम किस चक्कर में आ गए और कब आ गए। तो उसने कहा मुझे 4 महीने हुए आए हुए। तो वो बोला ये कि न्यू ईयर वाले दिन ना मेरा एक दोस्त पिस्टल लेके आया था हवाई फायरिंग करने के लिए, और वो गलती से मैंने हाथ मिली, मुझसे चली, सामने वाला मर गया। ओए होए। तो जाहिर है अब बच्चों को इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता, कानून के कॉन्सिक्वेंसेज लोगों को नहीं पता कि क्या हो जाते हैं, क्या इवन से क्या कानून नहीं पता कि ये भी कोई कानून है। कोई कॉन्सिक्वेंस उसको नहीं पता था बच्चे को कि मैं पिस्टल ले लूंगा, मुझे लग जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं ये देखो 9th क्लास का बच्चा है वो। ठीक है।
और जहाँ मैं रहता हूँ वहीं के करीब का बच्चा था, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। फिर मैंने बोला बेटा चलो गलती हो गई, लेकिन बात ये तुम्हारी गलती से किसी की जान चली गई, सही है। तो मतलब माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, लेकिन कानून की तरबियत एक अलग तरबियत है, बिल्कुल। वो भी लोगों में होनी चाहिए। अगर कानून की तरबियत नहीं है, कानून के बारे में नहीं पता लोगों को, तो वो तो फिर आपको पता है कीड़े मकोड़ों वाला हिसाब किताब हो हाँ जाएगा। ऐसे ही है। बाहर घर में तो आप उसको जितना भी अच्छा कर लें, लेकिन बाहर तो वो फिर वही रहेगा ना जो वो है। ऐसे। अच्छा बाय द वे, जो जेल में जो कैदी हैं, प्रिजनर्स जो हैं, उनका केस लड़ने का कोई सिस्टम है? जैसे कि कोई किसी भी वजह से आ गया, जुर्म किसी भी था, उनको कोई लुक आफ्टर करता है कि इसके देखिए केस को लीगल कोई फॉलो एड करता है? मुख्तलिफ NGOs काम करती हैं, लीगल अच्छा एड ये एनजीओ सोसाइटीज बेस है, काम गवर्नमेंट का कोई करती सिस्टम हैं। बना हुआ है? गवर्नमेंट देती है प्रोसिक्यूटर आपको काम करने के लिए, मैंने बताया ना, लेकिन प्रोसिक्यूटर का इंटरेस्ट इतना नहीं होता उनके केस में। ओके। लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो क्या करता है, वो बोलता है बस गए, वो अपनी फॉर्मेलिटी वाला काम देख बस। लेता है। हाँ, ऐसे जज साहब मतलब वो बुलाते अपना हैं, केस समझ के बोलते हैं लड़ेगा तब आप कुछ होगा ना। बिल्कुल आपने ये केस लड़ना है, उसकी फिक्स पे है प्रोसिक्यूटर की, वो आता है बोलता है हाँ ठीक है मैं ले लूंगा इनका केस, वो ले भी लेता है, वो चलता चलाता नहीं, डेट्स लगती रहती हैं, लोग सड़ते रहते हैं, वो पेशियां पूरी करवाता है बस। पेशियाँ पूरी हो जाती है, मतलब बेकार हो जाता है। हम्म। मतलब मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली। उसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक नया इशू ये देखा कि अभी जब हम गए तो हमें ये बात पता चली कि ATC जिन पे लगती है, ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट, उनके साथ ये इशू होता है कि उन लोगों को, उस बंदे ने अंडर ट्रायल अगर 5 साल काट लिए ना, उसको 5 साल बाद ट्रायल चलने के बाद सजा हो रही है। तो अगर जज साहब लिखेंगे कि वो पीरियड काउंट हो, तो वो पीरियड काउंट होगा, वरना उस दिन से सजा काउंट होगी जिस दिन से उसको सजा मिली है, वो 5 साल भी ज़ाया हो तो जाएंगे। ये सारी चीज़ें ATC के केसेस में जो है, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और यही चीज़ें जब जजेस राउंड करते हैं, जब कैदियों को पूछते हैं कि आपको कोई मसला, वो बोलते हैं मसला सबसे बड़ा हमारे कोर्ट में यही है, कोर्ट से मसला है हमें, कि कोर्ट में हमारी पेशियां नहीं लग रही, हमारा ट्रायल नहीं चल रहा, हमें सजा दो, जजा दो, कुछ दो, निकालो, इधर उधर करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो असल में ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि देखिए माशरे के अंदर जो है वो नाइंसाफ़ी होगी ना, तो ये सारे मामला होंगे। अब बात ये है कि ऐसे ऐसे कैदी हैं, देखें मैं तो मिल के आया हूँ, 20-20 साल उन्होंने काटे हैं, 20 साल, मैं 20 दिन नहीं काट सकता वहाँ पे। जेल होती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, चाहे जितनी फैसिलिटीज़ आप किसी को दे दो ना, लोग कहते हैं ना अमीर बंदे के लिए जेल में क्या मसला है, अमीर बंदा जेल में, भाई वो जेल, भाई वो जेल, वो यहाँ से तो अपने आप को फील करता ही है, वो जेल है। उसको आप जितनी भी, मैं आपको एक कमरे में बंद करके अगर सारी फैसिलिटीज दे दूं कि आप गुजारा कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप पागल हो जाओगे कुछ टाइम में। तो यही वजह है कि लोग बोलते हैं कि नहीं जेल चले जाएंगे, क्या हो गया, जेल काट लेंगे, भाई जो काट रहा होता है उसी को पता होती है बात। और मैं आपको बताऊँ, चलें आप मलिर जेल चले जाएंगे तो मलिर जेल में फिर भी आबो हवा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा अच्छी बनी है, खुली बनी हुई है, सही है, बेहतर है। सेंट्रल जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग है, 7,500 कैदी सेंट्रल जेल में, 5,500 कैदी मलिर जेल में। और कैपेसिटी कितने लोगों की है? कैपेसिटी तो 3-3 हज़ार लोगों की होगी, डबल से भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब बात ये है कि वो असल में बोला ये जाता है कि अब नई जेलें बननी चाहिए, क्योंकि क्राइम भी हो रहा है। ये तो स्ट्रेटेजिक मूव है, कब की बननी चाहिए थी, कब इस पे प्लानिंग होनी चाहिए था? क्योंकि असल में बात ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कि जब मैं सेंट्रल जेल के एक बैरिक के अंदर गया तो उस बैरिक में लोग बहुत करीब करीब बैठे हुए थे, और करीब करीब बैठे होने के बावजूद उनके जो कपड़े थे ना, सिर्फ जो उनके 2-2 3-3 कपड़े होंगे जो उन्हें थैलियों में बांध के दीवारों पे लटकाए हुए थे, उस कपड़ों से भी ऐसी गर्मी हो रही थी। और आपको पता है कराची में गर्मी कैसी पड़ रही है, तो मतलब अंदर जाने के बाद वो डबल टेम्परेचर हो रहा था, जो बाहर एक अलग हो और अंदर एक अलग हो। तो फिर उनका हमने बोला कि भाई इनकी स्टोरेज का कोई निज़ाम बाहर करवाएं, ये कपड़े भी हटवाएं इनके यहाँ से ना। तो उन्होंने बोला कि भाई आप अपने कपड़े वापस अपने घर वालों को भेजा करें हर हफ्ते बुला के, और फिर मंगवाया करें दूसरे, जमा नहीं किया करें यहाँ। तो ये सारी वजूहत हैं। तो इस तरह फिर खारिश की बीमारियाँ अंदर हो जाती हैं लोगों को, सही है, स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं। फिर दूसरे हमारे यहाँ अंदर भी मर्ज होते हैं लोगों को, ठीक है, कोई बीमार आता है जेल में तो उससे सबको फिर वो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मलिर जेल में तो मैं गया तो वहाँ डायलिसिस का पेशेंट भी था, लेकिन वहाँ डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, और मलिर जेल बहुत दूर है। वहाँ से किसी को लेके जाना डायलिसिस कराने के लिए जिन्ना हॉस्पिटल या कहीं पे भी लेके जाना, हर तीसरे दिन कराना पड़ेगा, दूसरे दिन गाड़ी जाती है जेल की करवा के लेके आती है, मजबूरी है कराना। जेल के अंदर एक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर मेडिकल सिस्टम है, लेकिन इतना खास नहीं। अच्छा, वो इतना फैसिलिटेटिव नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैं क्यों वहाँ झूठ बोलूँगा, मतलब कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ होगा, इतना अच्छा नहीं। और सेंट्रल जेल कराची में? सेंट्रल जेल कराची की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मलिर जेल में तो फिर भी कुछ बेहतर खुला डला बना हुआ है, लेकिन सेंट्रल जेल कराची में मेडिकल की कोई ऐसी खास फैसिलिटी मुझे नज़र नहीं आई। ओके। मर्दों की जेल में, औरतों की जेल में है, डॉक्टर्स हैं वहाँ। औरतों की जेल में तादाद भी कम है, 200-300 तो कैदी हैं, 200-250, तो 200-250 तो चल जाते हैं, मैनेजेबल है, मैनेज कर लेते हैं वहाँ। ये तो आप मैनेज नहीं कर सकते सेंट्रल जेल कराची को। आप अंदर जाओगे तो आप बोलोगे भाई मैं कहाँ आ गया, मुझे घर वापस छोड़ो,
ये वाला अच्छा, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं या जो एनजीओज होते हैं आपकी लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो अंदर जाके कैदियों से मिलने का सहूलत हाँ सिस्टम उनको है? होती है। मिलने भी दिया बिकॉज जाता है, एक्सेस होगा तो बात समझ आएगी। और एक्सेस भी होता है। देखें दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ है, मैं ये बोलूँगा इबादत गाहें हैं अंदर, ठीक है, सारी इबादत करने की फैसिलिटी है, ये सब है, लेकिन बात ये है कि एक मेंटल डेवलपमेंट ना बंदे की आके वहाँ रुक जाती है जेल में ना, कि मतलब अभी वहाँ पे मैं गया था तो म्यूज़िकल बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं वहाँ, जिनको अच्छा गाना बजाना वगैरह आता है, कवालियाँ अच्छा। वगैरह आती हैं, तो उनके लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। अगर उनको थोड़ा टाइम पास करना हो या अपनी स्किल्स को पॉलिश करना हो अंदर रह के, क्योंकि उनको भी तो कभी बाहर कुछ तो निकलना करना है है ना, ना, कुछ तो हाँ। करना है ना, कोई टाइम तो अपना निकालना है। तो बात ये कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई इवेंट्स नहीं है, निगलेक्टेड सोसाइटी से उनको बाहर रखा गया, फिर वो बाहर आते हैं, फिर कुछ ना कुछ उनसे ऐसा ही होता है, ठीक है। जबकि जिस तरह से वो वहाँ मौजूद है, वो एक प्रॉपर सोसाइटी डेवलपमेंट वहाँ हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत तो कहीं अच्छी, नहीं जा रहे, उनको वहीं बैठ के करना बिल्कुल है, तो वो बहुत अच्छे से अच्छी हो करते हैं। सकती है, और बहुत अच्छे अच्छे भी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये बात नोट करने की है कि हर गुनहगार आदमी जेल में नहीं होता, और हर बेगुनाह आदमी जो होता है वो भी जेल में नहीं होता, समझ रहे हैं। आपको टोटल आबादी जो मिलेगी ना उसके अंदर, आपको ये, आप उसको देख के जज नहीं कर सकते कि यार इसने किया होगा, सही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेगुनाही में फंस जाते हैं। भाई विक्टिमाइजेशन हमारे मुल्क के अंदर है, और हमारा विक्टिमाइजेशन जो अदालती निज़ाम है वो कितना अच्छा है, वो हमें पता ही है। अदालती निज़ाम के अंदर तो आप देखें ना भाई, देखिए स्लो प्रोसेस, हम्म। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, पेशियाँ हैं, ये सब है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि वहाँ पे मुझे जो लगा कि वो ऐसा करना चाहिए कि उनको सेग्रीगेशन करनी चाहिए, सेग्रीगेशन होनी चाहिए, बैरिक सिस्टम और ये सब के, मतलब जो अगर छोटे केस में कोई बंदा आया तो उसको ज़रा हल्के साइड की जेल में रखा जाए, यहाँ रखा जाए, मतलब हर को एक जगह नहीं रखना चाहिए। वजह यह है कि उसके अंदर क्रिमिनल दिमाग घुस जाएगा, वो नेक तो किसी को बना नहीं सकता अंदर, ऐसे समझ ही रहे हो है। आप, अंदर जो सिस्टम है उस हिसाब से तो वो बना नहीं सकता। लेकिन ये है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी जेल में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर मिल जाए जेल के अंदर तो फिर डेटरेंस खत्म हो जाएगी, डेटरेंस नहीं होगी तो लोग बाहर निकल के फिर बोलेंगे चले जाऊँगा दोबारा जेल, तो डेटर करना भी लाजमी है, सही है। तो अंदर जो है वो हमने जो वहाँ पे तखमीना लगाया उसमें यह था कि हर कैदी पे 5 रोटियाँ रोज़ जाती हैं, 2 सुबह दोपहर शाम जो होती हैं ना, अच्छा। 5 टोटल रोटियाँ 3 हर कैदी खाने। को, 3 खाने वो जाते हैं, चाय भी जाती है एक वक्त, और जो है वो टोटल जो बजट है जेल्स का, वो जेलों का वो भी बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत देती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंध में जेलों का हाल बेहतर है, अच्छा, हाँ, कंपैरेटिव टू अदर। कंपैरेटिव टू अदर्स अच्छा, प्रोविंसेस ये जितने दैट्स भी। पॉजिटिव पॉइंट। वजह ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये कि जरदारी साहब ने जेल काटी है, तो उन्होंने उन्होंने देखा हुआ उन्होंने देखा हुआ है, जो अंदर है। से देख के, जैसे हमने देखा हुआ, अगर हम कल को आएंगे इस काम पे या कुछ बेहतर करने के लिए आएंगे तो हमें पता है कि पता अंदर ये होगा। होता है, तो हमें इसको किस तरह टैकल करना है, तो उन्होंने बेहतर रखा हुआ है उसका निज़ाम। बनस्बत आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं तो आपको जेलों का वैसे निज़ाम जरदारी साहब कौन सी जेल में थे? जरदारी साहब सेंट्रल जेल में थे, इधर कराची वाली में? हाँ, कराची में, अच्छा, मलिर जेल में भी 11 साल जो इनकी मशहूर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरा वार्ड है जरदारी वार्ड के नाम से अभी भी है? जेल में, हाँ हाँ बिल्कुल है, जरदारी वार्ड के नाम से वो उसमें रहे हैं, और 11 साल। और मैं आपको बता दूं कि देखें, आप कुछ भी कह लें, जेल काटना आसान नहीं है। अगर उन्होंने जेल काटी है, लोग बोलते हैं वो सदर बन गए या कुछ भी है, भाई वो सदर बने ना, उन्होंने जेल काटी है तो वही जानते हैं कि उन्होंने कैसे काटी है। उन्होंने तो हर दौर में काटी है जेल, ऑपोजिशन की हुकूमत थी, मारम कुटाई थी अंदर, ये था वो था, आप सबको पता है कब किससे हैं। लेकिन जेल 11 हफ्ते नहीं काट सकता एक आम आदमी, 11 साल बहुत बड़ी बात है जेल काटना। जिसने काटी है वही जिसने बेहतर काटी है जानता वही है, उसी जानता को है ये पता बात, है। वही बता सकता है आपको ये बात कि भाई किस तरह काटी है, क्योंकि जेल जेल है। अच्छा, जो आपने इनके कैदियों के केसेस और प्रोसिक्यूशन वगैरह देखिए, तो इसमें किस तरह से होता है? आपको एक ग्रुप ऑफ देखें, हम जेल के जो है सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं ना, एसपी साहब, एसएसपी साहब, उनसे हम जो है बोलते हैं कि आपके पास, या हम जाते हैं अंदर बात करते हैं कैदियों से, बोलते हैं हमारा वकील नहीं। अच्छा, मोस्टली केसेस में इशू ये है कि बहुत सारे लोगों का जो ट्रायल है ना वो कन्विक्ट हो गए हाई कोर्ट से, और उसके लिए वो ट्रायल गया सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए। अब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नंबर आते आते सालों लग जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील कोई फ्री में लड़ने को राजी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट के वकील राजी नहीं होते। हमारे पास भी लाइसेंस हाई कोर्ट का है इस वक्त, तो हम भी इधर आगे थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। फिर हमें किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील को अप्रोच करना पड़ता है, फिर कोर्ट के अलग एक्सपेंसेस होते हैं, फाइल बनवाने के, वो जो ये पे होती है ना पेपर बुक बनवाने एक फॉर्मेलिटी और एक प्रोसेस है फॉर्मेलिटी प्रोसेस, वो हमें खुद करना पड़ता है। कैदी दे नहीं सकता, हाँ, उसे क्या लेंगे और क्या वो उसके पास तो देगा। कुछ भी नहीं होता, वो देंगे, हमें खुद अपने पास से करना पड़ता है वो सब। और किसी से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं पेपर बुक वगैरह का खर्चा हम आपको दे देंगे, या फिर हम जब लड़ रहे होते हैं तो हम खुद बनवाते हैं अपने पास से, और फिर हम ये अराउंड कितना खर्चा
एवरेज अगर एक केस की एक पेशी पे देखा जाए 20-25 हज़ार में, पेशी का नहीं, मतलब 20-25 हज़ार रुपये तो आपको Overall. लगाने ही लगाने हैं उस पे स्टार्टिंग में, इसको जरा किक स्टार्ट लाने में। स्टार्ट लगाने में। फिर आप उसके बाद वो पेशियां तो आप भुगतते रहो, लंबी जितनी चलें वो तो अच्छा आपके ऊपर है, ओ आई सी, और ट्रायल चलने पे। सेट। तो ये तो आपको खुद करना पड़ता है, वो आप उसके एक्सपेंस तो काउंट कर ही नहीं सकते, जो आप जा रहे हो आ रहे हो वो तो आप कर ही नहीं सकते। इतनी दफा जाना है, इतना मतलब वो तो वो नॉन तो स्टॉप आपके है। वो नॉन स्टॉप कहानी है, आप केसेस आते रहेंगे, आप जाते रहोगे। इसके अलावा हमने एक काम ये किया था कि हम जब ओवरसाइट कमेटी में आए थे तो हमारे साथ एक मेंबर थी, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तायरा मैडम। तो उनका वो एक ऑर्फनेज के लिए काम करती थी। अच्छा, तो हमने 2 जो बच्चे थे अंदर जेल में, खातून के एक, वो 2 बच्चे हमने ऑर्फनेज में शिफ्ट करा दिए। अच्छा वो ऑर्फन थे, ऑर्फनेज के अंदर शिफ्ट करा दी, क्योंकि वो खातून जो आई थी वो किसी कैदी मदद- बच्चे थे? कैदी बच्चे नहीं थे, वो खातून जो थी वो कैदी थी। माँ अपने साथ 7 साल का बच्चा रख ओके, सकती है, ओके, 7 साल ओके। तक रख सकती है जेल में। बड़ा तो हो हम- जाए तो फिर वो उसको, हाँ, फिर वो बाहर चला जाता है। तो हमने वो बच्चे जो हैं वो छोटी एज में ऑर्फनेज में डलवा दिए, ताकि वो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलें, हाँ कुछ फायदा उनका हो, जेल में ताकि तो वो पढ़ उन्होंने के कुछ निकलें, नहीं ताकि होना। उनकी माँ के साथ वो अगर रह रहे थे तो जेल के माहौल में ना रहे। तो वो 2 बच्चे वहाँ ऑर्फनेज चले गए। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को एग्रीमेंट के साथ वो वेलफेयर रिपोर्ट जेल में जमा कराएगा, ऑर्फनेज इंस्पेक्शन पुलिस भी करेगी, फॉर्मेलिटी के साथ, फॉर्मेलिटी के लीगल साथ वे में। सारा पता चलेगा कब तक बच्चों की क्या एजुकेशन स्कोर्स हैं, क्या है सारी चीज़ें। तो इससे क्या हुआ, एक फैमिली, एक बंदे की ज़िंदगी तब्दील करने का मतलब है पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तब्दील करना। ऐसे ही। और बच्चे तो फिर जाहिर है उन्हें ग्रो होना है, इसी- उनका इसी- हक है, राइट है इसी- सोसाइटी में। इसीलिए ये सब हमने वहाँ पे किया। अच्छा, जेल में जितने भी कैदी आपने 6,500 और कैपेसिटी आपने बताई 3,000, सो नो वन इज डीलिंग विद दिस इश्यूज के किस तरह रह रहे हैं, कैसे होगा, कोई मैनेजमेंट प्लान? मैनेजमेंट प्लान है, लेकिन क्या करेंगे आप बताएं, कोई जगह ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अगेन वो स्ट्रेटेजिक मूव है, ऊपर से होगा तभी कुछ होगा। देखें, ऊपर से आप नई जेल बनेगी, उसको बन जाएंगे, सालों लग जाएंगे। सालों लग जाएंगे, चले वो बन भी जाए, स्टार्ट तो बनेगी सालों तो बात की बात है, पहले स्टार्ट तो हो जाए, स्टार्ट हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो हो सकता है इस दौर में कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसका स्टार्ट एक दफ़ा हो जाए। अच्छा, बहुत सारे कैदी होते हैं जो कि उसमें मंशियात के केसेस में आ जाते हैं, तो फिर वो मंशियात के आदी होते हैं लाइक, तो वो कैसे फिर जब वो अंदर बंद हो जाते हैं तो उनको डील करना एक अलग देखिए, issue है, मैं रिहैब की समझता हूँ। फैसिलिटी तो अंदर मौजूद है। अच्छा, इस तरह के लोग। साइकोलॉजिस्ट हैं, हम भी, मेरी भी ओवरसाइट कमेटी में साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, रिहैब की फैसिलिटी है। मसला ये है कि वो उस अगेन वो ले- क्वालिटी वो वाली प्रोड्यूस नहीं कर वो सकते उस लेवल के मंशियात लेने वाले होते हैं कि वो रिहैब से बहुत डॉक्टर आगे को होते हैं। ज़रूरत पड़ जाए उनके साथ रह के रिहैब की, ओ आई सी। समझ रहे हैं आप, वो इस लेवल के होते हैं। तो वो उनका एक बैरक मलिक जेल में तो बिल्कुल ही अलग बना हुआ है। जो मंशियात वाले जितने भी हैं ना, वो सारे जितने भी हैं उनको अलग रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो बाकी लोगों को नशे की आदत ना लगा सके। ठीक है। अच्छा। और जेल में ये भी होता है कि भाई पुलिस उनको कोई मंशियात नहीं दे रही होती। अक्सर फैमिलियों के वो टेलकम पाउडर के डब्बे खोलो तो उसमें तो मंशियात निकल रही होती है। फैमिली प्रोवाइड करती है। फैमिली प्रोवाइड कर रही होती है कि भाई हमने दे दिया था, उसको पीने की आदत है इसलिए। अच्छा, हाँ, सैड। तो ये इसी वजह से। अच्छा फहद भाई, जेल से रिलेटेड तो हमने बहुत सारी गुफ्तगू कर ली। मुझे आपसे खास तौर पे ये इंसाइट लेनी है कि जो नई एजेंसी जो हमारी बनी है, नेशनल साइबर क्राइम इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NCCIA, यही है? जी, इस पे ये नई एजेंसी डेवलप हो रही है और ये इस पे काम हो रहा है, तो इसके बारे में क्या इंसाइट्स हैं आपके पास? देखिए, इंसाइट्स ये हैं कि असल में साइबर क्राइम जो FIA के पास थी, उसका रोल थोड़ा सा जो है ना वो इसलिए था कि उनके पास एक्सपर्ट्स IT के नहीं थे। हाँ, ठीक ऐसा है। ही है। वहाँ होता ये है कि वहाँ PSP ऑफिसर आके बैठता है, या तो पुलिस का या FIA का अपना जो भर्ती हुआ वो ऑफिसर होता है वो होता है। तो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाने का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसलिए कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। देखिए, वजह ये है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कि एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट आया था अरब स्प्रिंग का, ओके, 2010 में सही। टुनीसिया के अंदर जो हुआ था कि जिसके अंदर एक बंदे ने अपने आप को आग लगा ली थी, और उस आग लगने के बाद जो है ना एक सोशल मीडिया के जरिए एक एहतजाज शुरू हुआ, जिसमें जो वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट थे, बैन अली नाम था उनको कब की बात है? स्टेप 2010 की, 2010। ठीक है, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। फिर वो वहाँ से फैलते फैलते गया इजिप्ट, मिस्र के अंदर गया, हुस्नी मुबारक हुकूमत गिर गई, लिबिया गया मुअम्मर गद्दाफी, लोगों ने निकाल के मार दिया लोगों ने निकाल के, ठीक है। उसके बाद वो सीरिया गया, बशार अल असद के खिलाफ केमिकल वेपन्स का यूज हुआ, फिर रशिया ने उसको बैक किया, अमेरिका उसके खिलाफ हो गया। फिर चलते चलते वो आया 3 ममालिक के अंदर पहुंचने से पहले उसको रोका गया। कहाँ? सऊदी अरब, कतर और UAE। इन्होंने
हाँ, इनको पता था कि यहाँ ये सब हो चुका है। अब वजह क्या थी कि उसको रोकने की वजह ये नहीं थी कि सोशल मीडिया पे लोगों को एहतजाज करने से रोका जाए। वजह ये थी कि जिन ममालिक में ये जिसको इनकलाब कहते हैं ना, वो इनकलाब आया तो, लेकिन वो इनकलाब इंतशार की सूरत में आया, एक्सट्रीमिज्म की तरफ उसकी चली वजह गई से बात। हुआ ये कि आर्मी और आवाम डिसमेंटल हो गई, बीच में बन गया एक गैप। उस गैप को जो फिल किया वो ISIS और ISIL ने किया, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उन्होंने किया उस गैप को फिल। और उसके बाद हुआ ये कि वो कंट्री कोलैप्स कर गई, तुनीसिया के अलावा। तुनीसिया में डेमोक्रेसी चल गई फिर भी, बाकी जगह कोलैप्स हो गई। अब कोलैप्स होने से नुकसान ये हुआ कि वो कहते थे भाई वो लीडर ही अच्छा था कम से कम, जिसको मार दिया, जिसको हटा दिया या मार दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब आपकी आवाम और आर्मी डिसमेंटल हो जाती है ना कहीं पे, तो फिर होता ये है कि उस गैप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोपोगंडिस्ट जितने होते हैं ना, उनको वो सारे स्पेस मिल जाता वो है। स्पेस मिलता है उस स्पेस को फिल करने के लिए। और फिर वो कंट्रीज कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि जाहिर है अगर आप अपनी कंट्री से जो है वो नाला हो जाओगे ना आप पैसे खर्च करोगे, ना आप टैक्स दोगे, ना आप कुछ करोगे, आप भी कोई उल्टा सीधा काम ढूंढ रहे होगे, जो आबादी की साइकोलॉजी है मेन, और वो खिलाफ करने के लिए जो है ना आप वो काम करोगे। तो इंतशार फैलाने वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप और क्या चाहिए उनको। बिल्कुल। तो अब इंतशार क्या, पाकिस्तान की हालत को उसमें देख लेते हैं। अब ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आने लग गया। सोशल मीडिया सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा, ना किसी सियासी एक जमात की मैं बात कर रहा हूँ, ना कुछ कह रहा हूँ। सही, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, डिसमेंटल करना एक गलत है। आप करें, आप पावर में रह के करें, आप सही करें चीज़ों को, डिसमेंटल नहीं करें। अगर आप खिलाफ खड़ा कर देंगे अपनी आवाम को, अपनी आर्मी के, और आपकी आर्मी और आपकी आवाम अगर लड़ेगी तो नुकसान मुल्क का होगा इन दी एंड, ठीक है। और उस नुकसान का जो हर्जाना होगा ना, वो पूरी कौम को भरना पड़ेगा, सही है? और वो लामहदूद होगा, पता नहीं कब तक क्या उसका रिजल्ट होगा। कोलैप्स हो सकती है कंट्रीज, बहुत कुछ हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ सकती है। अब ये जितने भी लोग हैं ना, अब देखें, मैं जब इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ ना, तो मैं लोगों को ये बात बोलता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स तरीके से इस्तेमाल करें, तमीज़ से इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे मसले मसाइल बढ़े। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, गालिब गलौज पे उतारते हैं, ठीक है, कि आप ये हैं, आप बूट पॉलिशी हैं, आप ये हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं लोग, ठीक है। तो बात ये नहीं है, देखें, बात ये है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जाती तौर पर। आप तो उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। मुझे कोई जाती तौर पे फर्क नहीं पड़ रहा, FIR कटेगी, इनकी कटेगी, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बात ये, मैं इनको समझा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि देखें, जब इस तरह की पॉलिसीज आती है ना, कानून बनना शुरू होता है ये वो, तो फिर हार्श होना शुरू हो जाते हैं। जब हार्श स्टेप्स होते हैं तो फिर उसके बाद क्रैकडाउन शुरू होता है। जब क्रैकडाउन शुरू होता है ना, फिर आप कोई भी हो, फिर कानून अपना रास्ता निकाल लेता है। ना रियासत आपको पकड़ेगी, तो फिर आपको मस्जिद का दरवाजा नजर आएगा और अपने घर का दरवाजा नजर आएगा, आप कभी फेसबुक यूज नहीं करेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वजह ऐसे ही है। और देखें, मैं आपको एक सही बात बताऊँ, और बहुत सारे लोग होते हैं वो ओवरसीज बैठे हुए हैं, वो ओवरसीज बैठ के समझ रहे हैं कि शायद उनको एजेंसीज नहीं ट्रैक कर सकती, या वो ट्रैक नहीं हो रहे। ये गलत फहमी में उनकी। जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है ना, उसकी शुरू की लाइन में ही लिखा है कि पाकिस्तानी कहीं पे भी बैठ के अगर कहीं से भी कोई काम करेगा, उसके ऊपर केस बन सकता है। तो वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी। अब वजह ये है कि लोगों को लगता है, ये रिलीफ दिया हुआ है आपको एजेंसीज ने या किसी ने भी, कि अगर आप कर रहे हैं ऐसी, देखें, क्रिटिसिज्म करना कोई बुराई की बात नहीं, मैं भी चाहूंगा मुझे कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसी हो कि लॉ विद इन द मुजाहिरा में रह के आदमी अगर किसी पे क्रिटिसिज्म करे ना, हमें भी अपने दोस्तों यारों से जो है ना वो इख्तिलाफात रहते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन हम भी उनको ये बात इस तरह नहीं कह सकते कि गालम गलौज करके, सही है ना। हमें कोई गालम गलौज करके क्रिटिसाइज करेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़े तरीके से स्मूथली बात हो जाती है और स्मूथली लोग मान भी लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। तो वजह यह है कि आप क्रिटिसिज्म करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप बदतमीजी के दायरा कार में नहीं जाके करें। आप तमीज़ से बात समझें, आप बोले नहीं अच्छी चीज़ नहीं है, इन्होंने गलत किया। हाँ, इतना भी बहुत है, मैसेज तो वही है ना। हाँ, बात वही है, आप गाली देना ज़रूरी है, सही बात, लिखना ज़रूरी है, चोर का बच्चा ये है वो है ये वो। देखें, वजह क्या है? वजह ये है कि इस तरीके से ना, देखें, जाहिल आदमी से आप नहीं लड़ सकते। अगर लोग जहालत के ज़मरे में जाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, तो भाई अगर आपको ये लगता है कि वो 1971 में बांग्लादेश जो अलग हो गया, ठीक है, वो आपको आज याद आ रहा है कि बांग्लादेश अलग हुआ था, आपको तब याद नहीं था जब आप हुकूमत में आए थे। 1971 2018 से पहले ही हुआ था ना, 2018 के बाद तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको तब भी याद करना चाहिए था ये सब, तब भी आप अपनी कौम को एजुकेट करते। तो बात ये है कि आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी कौम को एजुकेट कर रहे हैं। और मसला ये है कि देखें, जो इनके सपोर्टर्स होते हैं ना, वो बदतमीज़ी पे फ़ौरन उतर आते हैं। बदतमीज़ी का तो फिर एक ही इलाज है, डंडे पड़ते हैं भाई। हाँ, चाहे कहीं पे भी हो, रिगार्डलेस ऑफ सियासी हो या कोई भी हो। तो बात ये है कि अगर आप बदतमीज़ी पे उतरेंगे तो बदतमीज़ी से मामला कभी भी हल नहीं होंगे। बदतमीज़ी करते रहेंगे आप, सही करते रहें। मसला सारा यहाँ पे आके आता है कि ये जो लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे कोई खास, या तो मेरे ख्याल में पढ़े लिखे नहीं है, सही है, या इनको कानून का नहीं पता। असल बात है, उनको कानून का नहीं पता। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कानून का नहीं पता कि आप
देखिए मुझे पता होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरी कितनी हैसियत होगी भाई, मैं किसी भी आदमी को जो मेरे लेवल का होगा ना, मैं उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इतने ऊपर नहीं लड़ सकता। इतने ऊपर आने के लिए पहले मुझे उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ऐसे ही है। फिर जाके मैं उससे लड़ सकता हूँ। सही है, आपके लीडर उस लेवल के होंगे, वो लड़ सकते होंगे, ठीक है, लेकिन आप आप तो अपने नहीं आप को ना। देखो ना। हाँ, आप अपने आपको आप को कौन देखो प्रोटेक्ट ना। कर रहा है? आपकी एफआईआर कट जाए कल को, आपके घर वाले परेशान होंगे, आपके घर वालों के लिए मसला होगा। और सही हुआ है आप- ना, अभी जो रिसेंट केसेस में हुआ है, तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे लोग बेचारे न्यूट्रल लोग थे वैसे ही, हाँ, बस वो जज्बात में आके शोर शराबे कर गए। बिल्कुल बिल्कुल शोर शराबे कर गए। मेरे पास एक लड़की का केस आया, वो एमपीओ में बुक्ड हुई थी, एमपीओ के केस में थी, अच्छा। और वो जखमाबाद के जेल में थी। सही है, कराची से अरेस्ट हुई थी। तो बात ये कि उसने बेचारी ने सही ना, उसका क्या था कराची से उसका क्या था जैकोबाद, सिर्फ जैकोबाद में, इस आपको केस बता को रहा हूँ, लड़ने इस में इतनी केस को ख्वारी है? लड़ने में इतनी ख्वारी। अब बात ये कि देखिए मसले मसाइल ये है कि आप रियासत से लड़ नहीं सकते। आप रियासत में रह के, सीट पे रह के, पावर में रह के आप बेहतरी ला सकते हैं, कवानीन ला सकते हैं। रियासत से आप लड़ नहीं सकते। आप रियासत से लड़ेंगे खत्म हो जाएंगे। हिस्ट्री है, तारीख इसी पे है पूरी। सही है, जो बहुत रियासत से सारे लड़ता है एग्जांपल्स खत्म हैं, है। बिल्कुल। आप पावर में आए, अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं, आप उस लेवल का बने, मेहनत करें, पहुंच जाए वहाँ तक, करें फिर आपको जो करना है। लेकिन अगर आप अभी से बैठ के सारी चीज़ें करेंगे तो फिर मसला ये आ जाएगा कि आपके लिए भी मसला, आपके घर वालों के लिए भी मसला। और इसमें देखिए मेरा कोई जाति इमो नहीं है, ऐसे ही? ना मैं जाति तौर पे सियासी हूँ, ठीक है, मैं किसी भी सियासत से नहीं हूँ, ना मेरा कोई बूट से ताल्लुक है। अगर कोई बोले ना, ठीक है, कि मेरा कोई ताल्लुक है वहाँ पे आके, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ। ये भी एक सदका जारी है, किसी को बिल्कुल सही सही राय देना, बात। ठीक है, आप करें, उस लेवल पे आके करें। तो वैसे ही मस्तियाँ ना मारें, फेसबुक पे शेयर ना करें, इस तरह नहीं, की शेयर चीजें। करने, देखिए क्रिटिसिज्म होता है एक मजे का ना, एक मजे का क्रिटिसिज्म होता है, एक जरा तमीजदारी का क्रिटिसिज्म होता है। लोग हमारे बारे में भी करें, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, लोग बोलते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात अगर आप बदतमीजी करेंगे तो जब आपके घर पे एक एफआईए का लेटर गिरेगा या एनसीसीआईए का लेटर आएगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और आपके घर वाले कभी भी फेसबुक यूज नहीं करेंगे उसके बाद। तो ये इससे अच्छा ये पहले समझ लें, प्रोएक्टिव अप्रोच है ये, कि आप इसको अपने सख्ती हो सोशल रही है। मीडिया का, देखिए डिजिटल इनकी वजह हैंडल्स से का। सख्ती हो रही है, और वही सख्ती आम आदमी के लिए नुकसानदेह हो जाएगी, क्योंकि इनकी वजह से बनेंगे कानून सख्त, और वो कवानीन दूसरों के लिए भी मसले वाले हैं। जो बेचारा कुछ कर नहीं रहा, कोई अच्छा जो काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है वो भी इससे इस वो फिल्टर में आ जाएगा। फिल्टर में आ जाएगा। वजह ये वो अभी समझ नहीं आ रही है इनको। मेरे ख्याल में पता नहीं कब आ जाए 6-7 महीने से पहले समझ आ जाए तो आ जाए मेरे ख्याल में, वरना उसके 6-7 बाद महीने तक ये एस्टेब्लिश हो जाएगा सिस्टम। और 6-7 महीने में आप देखें, मैं आपको बताऊं, बात ये कि सख्ती बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर ये चक्कर नहीं खत्म हुआ। अभी भी एक तरह से सख्ती है। देखिए मजाक मस्ती अपनी जगह एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये भी तो कोई मजाक मस्ती नहीं है यार। आप किसी शहीद के लिए पोस्ट करो, नीचे लोग आके गालिब गलौज कर रहे हो, ये कौन सी मजाक मस्ती हो रही है? ये कब हो रही है भाई? अगर ये शहीद आपका होता तो आप फिर सोचे ना, वजह आपको यही कैसा ना, लगता? आपको आर्मी में नौकरी मिली होती, आप फौरन कैप्टन बनने के लिए तैयार हो जाते। सही ऐसे है, मुफ्त में अगर मिल रही होती तो आप भी चले जाते, बन जाते कैप्टन। लेकिन बात ये है कि अभी आपको बुरा लग रहा है, तो वजह यही है कि उल्टी सीधी बातें करना, ये करना, और इसका कोई तरीका नहीं। क्योंकि देखिए बात ये है कि ये असल में अभी तक डंडे पड़े नहीं है। असल में लोग बिला वजह इमोशंस से डील देखिए कर रहे हैं चीजों जज्बात को। से तो कुछ भी नहीं रियासत होता, नहीं चल सकती ना। कभी भी नहीं होता, कोई काम भी नहीं आपके होता। जज्बात अलग है, मेरे जज्बात अलग है, किसी चीज़ में आपके जज्बात सही हो सकते हैं, मेरे गलत होंगे उसी चीज़ को लेके। तो बात ये, आप जज्बात में आके इसको तो नहीं कर सकते ना, रियासत के मामला को तो नहीं डील कर सकते। रैशनल होना चाहिए, आपको समझना बिल्कुल, चाहिए कि बिल्कुल। अपने सोशल मीडिया, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या सोशल हैंडल्स जो हैं उनको रैशनल इस्तेमाल करें। रैशनल इस्तेमाल क्या करना- जरूरत है किसी के खिलाफ या किसी के साथ नहीं, जाने की कुछ भी? भी अगर करें, आप अपनी सियासत को सपोर्ट करें, मैं तो बोलता हूँ आप करें, सही है, पॉजिटिव वे में करें, आप बोलें। अब आप ये बोलना कि ये आदमी ऐसा है, माँ बहनों की गालियाँ देना, ये करना वो करना, समझ रहे हैं, बिल्कुल, तो ये तो बहुत गलत बात है। सही है, मतलब एक तो मैसेज आपकी पूरी कंट्री में गलत जा रहा है, ठीक है, दूसरा मैसेज आपका गलत जो जा रहा है पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। लोग बोल रहे हैं भाई कौन है भाई ये लोग, अपने ही बारे में ऐसी बात अपने करें। बारे में ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो और तीसरा है कि आप हाईलाइट हुए जा रहे हैं, हुए जा highlight रहे हो रहे हैं, हैं, आप आप highlight किसी हो- की वॉच में तो हैं। किसी को ये लग रहा है कि सोशल मीडिया फिल्टर नहीं होता, तो उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी कि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मॉनिटर हो रहा है। और बड़ा आसान है इसको मॉनिटर करना, तो डाटा डाटा है। डेटा मॉनिटर हो रहा है। और देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इस तरह की, वो सारी मॉनिटर की जाती हैं। भाई पूरा मुल्क चल रहा है एक तरफ से, जब मुल्क चल रहा है तो अगर आपका सोशल मीडिया कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको सही बात है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसको कोई चेक करना, सब कर रहे हैं। जिन्होंने बनाया वो देख रहे हैं, जिन्होंने बनाया आपको उस पर छोड़ा हुआ जिन्होंने है आपको छोड़ा वॉच हुआ कर रहे हैं। और देखिए बात ये है कि मेरा मानना ये है कि तालीम और तरबियत होनी चाहिए इस चीज़ पे। मैं दे के आया अभी साइबर लॉ पे जितने भी लेक्चर्स दे के आया, 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में दे के आया,
और जो है वो NED वाहिद यूनिवर्सिटी जो साइबर लॉ पे कोर्स करा रही है, वरना कोई नहीं करा रही अभी तक। अच्छा। तो वजह ये है कि उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं ना, हमारे क्लास के अंदर भी बहुत जज्बाती लोग हैं, हालांकि मैं एज में छोटा भी हूँ, उससे बड़ी बड़ी उम्र के, डबल उम्र के भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। तो वजह ये है कि वो जज्बाती, लेकिन बात ये है कि बाद में आखिरी क्लास तक उनको ये बात समझ आ जाती है कि बात सही है, क्योंकि कानून पढ़ लेते हैं ना वो। जब कानून पढ़ लेते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि भाई ये सारी चीज़ जो है ना फिर मसले का बायस बन सकती है। तो कोई अपने आप को फालतू में क्यों मसले में डालेगा, आपको और जिसको जो समझदार आदमी तो कभी नहीं डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं डालेगा। उसने अपनी फैमिली देखनी है, अपने बच्चे देखने हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, खुद अपने लिए काम करना है। बिल्कुल। किसके पास इतना फालतू वो है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखें आप, कि आपको लीडर बनने के, कारकुन से लीडर बनने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। मेरी राय से मुझे लीडर थोड़ी बना देंगे कोई, मैं मेहनत करूंगा, कोई काम करूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह ताला देगा। तो बात ये है कि अगर आप ये बदतमीजी के उस पर रहेंगे, आप कभी भी नहीं बनेंगे। जितना आप खामोश रहेंगे और जितना आप साइलेंट रह के काम करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे। वेरी वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच आपने बताई। लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्यों अपने आप को किसी बेकार की चीज़ों में डालें। बिल्कुल पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को देखें, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। ऐसा ही। अच्छा, आपकी जो एक पोस्ट थी जिसमें आपने ये मेंशन किया था कि डकैतों को, डाकुओं को आप असलहे से, अपने जायज़ असलहे से, मतलब लाइसेंस याफ्ता असलहे से मार दें। लाइसेंस याफ्ता असलहे से आप जो है उनको मार दें और आप उनको देख लेंगे, मतलब आप उनके लीगल इश्यूज डील कर लेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेशन आप कर देंगे। तो बिल्कुल वो उनका भी राइट है और आप भी, आपकी बात में बहुत पॉजिटिव सेंस है। बट समहाउ अगर सब लोग ये करने लग जाएंगे तो ये कुछ आगे नहीं निकल जाएगी बात। देखें, इसमें मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने उनको बोल दिया कि किसी को भी डकैत बना के मार दो और मैं केस लड़ लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, बात ये है कि इसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि ये सबसे पहले मैंने मैसेज कब किया था, जब ये फूड पांडा राइडर को ना ये जौहर के ब्रिज पे मारा गया था। ठीक है, उसके बाद से धड़ाधड़ लड़के मर रहे हैं। ठीक है, ये गुलशन चौरंगी पे तुराब जरी नाम का एक लड़का मरा, फिर रितिका मरा अभी। ठीक है, डकैतों की फायरिंग से। कल की न्यूज़ थी लांडी की कि दूध वाले ने पत्थर मार दिया डकैत को, लुटने के बाद तो उसने गोलियां मार दी, 4 बच्चों का बाप मर गया। ठीक है, तो बात ये है कि देखें, इसका इलाज और तो कोई है नहीं मेरी नज़र में। सही है। और अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था एक बंदे का कि वो बोल रहा है कि उसकी बीवी ने डकैत को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करे या ना करे, उसने मुझसे पूछा, क्योंकि उसमें उसने बताया कि एक बंदा था, वो कोई पुलिस वाला था, वो भी उनको ना डकैतों की तरफ से फोन करता कि इनको माफ़ कर दो, इनको आइडेंटिफाई नहीं करो। और डकैत की बहन उसको तड़ियाँ लगा रही थी। अच्छा, कि मैं तो कोर्ट से छुड़वा लूँगी, अपने भाई को देख लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। मैंने कहा इसको आइडेंटिफाई कर। सही है, तो आइडेंटिफाई करवाया ताकि इसको सज़ा हो सके, ये छूटना नहीं चाहिए। और डकैती मारते हुए उसने उसके जो गोद वाला बच्चा था छोटा, उस पर पिस्टल रख के इनसे सामान लिया था 4-5 लाख रुपए का। तो ये कह रहे थे कि हम आपको जो है ना 2.5 लाख रुपए दे देते हैं, अभी आप हल्फ ले लो कि आप इसको पहचानोगे नहीं कोर्ट में। तो उसने मुझसे राय ली कि मैं क्या करूं, और पुलिस ने तो उसको बोला तुम पैसे भी ले लो और आइडेंटिफाई भी कर दो। मैंने कहा देखो ये गलत हो जाएगा, हल्फ लेना और ये वो। तुम एक काम करो, तुम इससे पैसे वैसे कोई डील नहीं बनाओ, तुम बोलो मैं आइडेंटिफाई करूँगा, जो होगा कोर्ट करेगी उसके बाद। तो जो है ना आइडेंटिफाई उसको कराया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस वाले इसमें इनको सपोर्ट कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक जो इनका बिहेवियर होता है ना, ये कहना चाहे कि ये वो, तो वो रिमांड लेके आया, वो मुझे बोल रहा है बंदा कि पुलिस वाले ने जो है ना उस डकैत से पैसे लिए हैं। भाई वो उसको हाथ भी नहीं लगा रहा, रिमांड लेके आया हुआ, तो लिए होंगे, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता। हाँ, ऐसा होता है। मैंने बहुत टाइम सर्व किया शाहिद आयत के पास, मुझे पता है पुलिस वाले क्या क्या करते हैं। तो मेरा बहुत टाइम गुजरा हुआ इन सारी चीज़ों में और इन सारी एक्शनों में ना, तो मुझे ये चीज़ समझ आती है बहुत अच्छे से। तो बात ये कि लिए होंगे, मेरे कितने मेरे SSP दोस्तों से इस बात का झगड़ा हो जाता है कभी कभी कि ये पुलिस वाला एक्शन तो हम करा लेते हैं लड़ झगड़ के, लेकिन बात ये है कि हम कब तक करते रहेंगे भाई, कोई एक मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना। हाँ, एक बाउंड्री होनी चाहिए, कहाँ से उसको रोका जाए। बात ये है कि डकैत जो है ना वो ये बस उनके जहन में ये बात होती है कि पुलिस को पैसे देंगे और हम सब करते रहेंगे। ठीक है, उनके जहन में ये होता है, और ये पहले नहीं था ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो मेरे लिहाज से अगर आपको डकैतियाँ रोकनी है ना, तो आपको पुलिस का जो सिस्टम है उसको बहुत पूरे तरीके से उसको जो है ना आपने पूरा नए सिरे से जो है ना उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। सही, पुलिस को एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई कहाँ पे क्या नहीं करना है, आपने सजाएं बढ़ाने की जरूरत है। जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है आप निकाल दे नौकरी से, किसी ने कहा थोड़ी है। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले, जब तक सबक नहीं मिलेगा ना एक अपने साथ पुलिस अफसर हैं जो ये बात कभी कभार मुझे कह जाते हैं यार कि पुलिस वालों के खिलाफ इतना एक्शन लेने की, मैं जब करवाता हूँ ना एक्शन तो लेने की जरूरत है, ये भी तो गरीब है वो। तो मैंने कहा इनको आप बोलेंगे पुलिस की नौकरी छोड़ना, डकैतियाँ मारना। हाँ, वेरी राइट। ठीक है, तो वजह यही है, तो आप इनसे ये करवा लिया करें। तो बात ये, क्योंकि हमारा मसला ये है कि वो गरीब नहीं है जिसका बच्चा मर गया,
वो गरीब नहीं है जिसका मोबाइल छीन गया, वो गरीब नहीं है जो फूड पांडा चला रहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना। लेकिन बात ये है कि जितने भी लोग बड़े सीटों पे आ जाते हैं, वो ये बात सोचते हैं कि यार इससे बड़े बड़े क्राइम पड़े करने के लिए इसको कौन देखेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको कौन देखेगा? यही तो हमारा मसला है सबसे बड़ा मुआशरे का, कि हमारे यहाँ जो अफसरान बैठे होते हैं या आगे पीछे होते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो बहुत बड़े बड़े क्राइम पड़े हैं, छोटे से क्राइम को कौन देख रहा है, ये तो चलता रहता है मामला ऐसे ही। सही है। वजह क्या है? वजह ये है कि सब सिक्योरिटी में घूम रहे होते हैं। सही है। आम आदमी मर रहा होता है ना, आम आदमी मर रहा होता है, और आम आदमी को हुकूक दिए नहीं जाते। लेकिन अभी आप देखें इसमें भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। अच्छा, इस रूल क्राइम पे भी बहुत खतरनाक क्रैकडाउन होगा। अच्छा, आई होप कि ये बड़ा सक्सेसफुल और अच्छे से हो, बिकॉज कराची में तो हद हो गई है। एक ही इदारा करेगा जो बाकी रह गए, जिसने अभी तक किया नहीं वही करेगा आगे। FIA नहीं है इदारा जो आएगा क्रैकडाउन करेगा स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, मतलब वो अंदर एस्टैब्लिश है, आ जाएगा तो वही करेगा क्रैकडाउन, क्योंकि हालात ऐसे हो गए ना, हर चीज में क्रैकडाउन वाली नौबत आ गई है। अब क्रैकडाउन करना पड़ेगा। मैं आपको चाहे वो स्ट्रीट क्राइम बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका इलाज पर यही सर्जरी करनी पड़ती है। क्रैकडाउन होगा, सर्जरी के बारे में कहते हैं ना लोग, सर्जरी करा लो, आखिरी हल। आखिरी हल तो वही होगा, बस एक ही दफा होगी सफाई, सब खत्म हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। देखिए ये मामलात जो डाकुओं वगैरह के ना, ये ब्लैक इकोनॉमी कोई ढकी छुपी नहीं है किसी से। रोज शहर में अरबों करोड़ों अरबों रुपए का सामान लूट रहा है लोगों का। ठीक है, गाड़ियां, और दूसरे मैटर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, खुलेआम क्राइम चल रहा है, तो क्रैकडाउन तो लाजमी होना चाहिए। इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर तो लाजमी होना चाहिए। आपकी ये बात को मैं सेकंड करूंगा, अभी आपने भी किया कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी हो गई हैं अब। पुलिस जो अपना बिहेवियर दिखाती है ना कंप्लेनेंट को, जो कंप्लेनेंट दिखा रहे हो, हमें आके बता रहे होते हैं कंप्लेनेंट के साथ ये हो रहा है और वो हो रहा है, उससे साफ जाहिर हो जाता है। और वैसे भी बहुत सारी, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में आपने भी देखा होगा कि एक कांस्टेबल था या शायद पोजीशन पे कोई पुलिस वाला था, वो रेड हैंडेड पकड़ा गया बाइक के केस में। किसी को याद है ये केस? नहीं, अभी इकरारुल हसन ने भी बहुत बड़ा एक शो किया, मतलब वो तो मैं पूरी, वो डॉन का मैंने पूरा पढ़ा कि यार ये मतलब इकरारुल हसन ने पूरा एक प्रोग्राम किया, उसके अंदर तो उन्होंने दिखाया कि डीएसपी साहब जो है वो चोरी की मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं। हाँ, मैं उसी की बात, अभी रिसेंट है, अभी पिछले हफ्ते इसी सैटरडे का जो है प्रोग्राम, उसके अंदर आया। तो बात ये कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मतलब बात बहुत आगे है। ये तो सिर्फ वो है जो हाईलाइट हो गया, जो नजर आ गया, जो पकड़ लिया, ये कर लिया। आगे क्या होगा अब यहीं से सोचने की बात। बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताता रहूँ कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी बड़ा तल्ख रहा है इस मामले में। अच्छा। और जो है वो बड़ा लड़ाई झगड़ा भी रहा है, लेकिन ये है कि इस पे सजाएं नहीं, इनकी नौकरियां खत्म होनी चाहिए। हाँ, इनको सबक मिलना चाहिए, इनकी फैमिली खत्म हो, अपील कोई नहीं हो, नौकरी खत्म तो खत्म। सही है। मसला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है हमारे मुल्क में। मसला ये होता है कि हर कोई आता है किसी न किसी की पर्ची के साथ। मसला ये सही है। तो बात ये होती है अभी आईजी साहब हटा देंगे किसी को, कल वो आके बैठ जाएगा। ये मैं आपको अपने, जब मैं आईजी प्रिजन के साथ काम कर रहा था ना अभी, तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि अगर वो किसी के खिलाफ एक्शन ले ले तो पता नहीं कहाँ से फोन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये एक छोटे से बंदे का ये हाल है तो फिर जी कहाँ से फोन आना शुरू हो जाते हैं लोगों के पास कि इसको यहाँ लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें। और ये होता है, ये सिस्टम का ऐसा है भाई। क्यों है सिस्टम का ऐसा? खत्म करो इस हिस्से को। वजह यही है कि फिर इसी चीज़ में मैं आगे कहता हूँ कि मैंने एक ही इदारे को इस चीज़ में तारीफ करता हूँ कि उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कौन सा इदारा? एक दफ़ा निकाल दिया फौज से, आप एक दफ़ा निकाल दो, किसी का बाप वापस पर्ची काम नहीं करती, कोई पर्ची काम नहीं करती वहाँ पे। आर यू श्योर? कोई पर्ची नहीं चलती इस तरह की। लोगों की सर्विस, प्रमोशन डिले हो जाते हैं, 8-8 9-9 साल बैठे रहते हैं कि हमारी कंप्लेन लगी थी, उसकी वजह से हमारी पर्चियाँ, हमारी जो प्रमोशन है वो डिले हो रुक गई है, पर्ची काम नहीं करती। पर्ची काम नहीं करती, वहाँ लगाते रहो पर्ची जिसकी भी लगानी है। हो गया एक दफ़ा एक्शन, हो गया, बस गए। अच्छा, अगर ऐसा है वहाँ तो पे एक रूल ये भी है कि अगर बेगम पर्ची लगा दे ना, बेगम लगा दे एप्लीकेशन शौहर के खिलाफ कि ये मारता पीटता है ये वो, तो उसको भी डेफर कर देते हैं प्रमोशन को। अच्छा, नेग्लिजेंस तो बहुत दूर की बात है, ये तो फैमिली में आ जाता है जब के प्रमोशन डिले करो, घटिया आदमी है। फैमिली से इसकी कंप्लेन आई है। ऐसे मैंने खुद देखा है, मैं आपको खुद जाती तौर पे बता रहा हूँ, कोई पर्ची नहीं चलती, लेके बैठा रहो। सारे इदारे ऐसे होने चाहिए। साइड पे बिठा के रख देंगे, कहीं साइड पे नहीं होता, लाठी लेके बैठा रहेगा 24 घंटे वहाँ पे, यूनिफॉर्म पहन के वो, लेकिन वो कोई काम नहीं करने देंगे उसे। वजह क्या है? वजह ये है कि उनका इस इदारे से बाकी तमाम इदारों से यही तो इख्तिलाफ है कि सब में पर्ची चलती है या नहीं चलती। या हमारे डंडे पड़ते हैं ना, यहाँ पे डंडे पड़ते हैं, इसलिए तो कंट्रोल नहीं दिया जाता वहाँ पे। अगर कंट्रोल दे दिया जाए तो डंडे मार के सब सही हो जाएगा। तो वजह यही है। अब बात आ गई डंडे मारने पे, बात तो सही हो नहीं रही। हाँ, ऐसे तो चीज़ें सही नहीं हो रही। जब सही नहीं होंगी तो डंडे खाने पड़ेंगे, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। बिल्कुल। अच्छा फहद भाई, आपकी सोशल मीडिया जो है काफ़ी एक्टिव है ना, एंड आपके अवामी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी है। एक आपका पोस्ट था जिसमें
एक बच्चे का जो है वो पुलिस चालान हो गया था ट्रैफिक में कहीं बाइक के हवाले से, तो आपने जो है वो उससे ये कहा कि मैं उसका चालान पे कर दूंगा। तो ये आप मतलब ये इस लेवल पे जाके वो सर्व करे, विच इज गुड, बट कब तक कैसे तक हो रहा है? देखें, उसने मुझे मैसेज किया एक बच्चे ने कि ना, आपको फेसबुक में? फेसबुक पर मैसेज किया ऐसे ही, बोला मेरा चालान काट दिया ये वो। पहले तो उसने गाली गलौज की बहुत ना, क्यों? पुलिस वाले ये होते हैं, पुलिस वाले अच्छा, बोलते पुलिस हैं ये वाला, और ये। ओके। मैंने बोला बेटा मसला क्या है ये तो बताओ। उसने आपको ढूंढ लिया मतलब हाँ ऐसा? मतलब ढूंढ लिया, ये मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। मैंने कितने का चालान काटा आपको, बोले 4,020 रुपए का। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोला बाइक बंद कर दी, बाइक भी उन्हीं के पास है। अब मैं चालान कहाँ से दूँ, मैं किस स्टूडेंट। किस उस पे वायलेंस भी किया था? मेरे ख्याल में कागजात मकजात हाँ, ऐसी इस पे। इस पे हुई क्या। तो उन्होंने जो है ना वो चालान काट दिया इतना बड़ा। मैं इतना बड़ा चालान नहीं भर सकता। मैंने बोला बेटा कि देखो, चालान पर मैंने चेक किया जैस कैश ऐप पे ना अपने पास, तो चालान बाकी आ रहा था कि जेन्युइन था। जेन्युइन था। तो मैंने पे कर लो, उसको स्लिप दे दी। मैंने कहा खुश हो बेटा, ये अपनी स्लिप दिखाना और और बाइक अपनी बाइक अपनी ले ले लेना लें। जाके, ठीक है। और अगली दफा एहतियात करना, ठीक है, कि अगली दफा ऐसा ना हो, क्योंकि चालान बार बार तो कोई भी नहीं पे करेगा। तो मैं यही कहने लगा था, वो दोबारा चालान करवा के बार ना आ बार जाए। चालान तो कोई नहीं पे करेगा। तो मेरी एक आदत है, मैं जी सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। अच्छी देख अच्छी लेता हूँ कि किसी का कोई मैटर है, जिस तरह हल हो सकता है जल्दी से, बस वो हल करके फारिग करो। ज्यादा जो है ना अच्छी अप्रोच है यार, ज्यादा जो बहुत है ना अच्छी। वो उसको लंबा नहीं करता, क्योंकि लंबा इसलिए नहीं करता, वजह ये है कि देखें स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनके दिमाग में अगर एक बात आ जाए ना, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आ जाए किसी भी इदारे के खिलाफ, तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट लेवल जरा कच्ची और जज्बाती उम्र होती है ना आदमी की, तो उसमें आदमी इस तरह का किसी की हेल्प वेल्प करे तो जरा सुकून रहता है। सही, बहुत नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आई वांट कि आप यहाँ पे एक मैसेज दें उस बच्चे को भी जो भी था। आई होप आपको अगर दिखेगा, तो ये वाला चालान तो आपने भर दिया, लेकिन वो अपने बाकी साथ के बच्चों को सबको बताया कि भाई चालान की वायलेंस से कैसे कैसे बचा जाए, बिल्कुल देखें, चालान मतलब चालान इसलिए अपने आप को करते हैं। प्रोटेक्ट है। हाँ बात ये है कि वो बच्चे निकल जाते हैं बाइक वाइक लेके, ऐसे ही घर में पेपर रह रहा है ये रह रहा है। नॉर्मली हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम भी किसी दोस्त यार के साथ निकलते हैं ना, वो बोलता है कागजात नहीं उठाए घर पर रह गए। ऐसा होता है मोस्टली, महीने में एक आध मरतबा तो किसी के साथ होता ही होता है, हर नॉर्मल आदमी के साथ। तो वजह ये है कि बस इसमें आके चालान वगैरह हो जाते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखो, हर चीज़ रखो, चलाते रहो। और अगर कोई ज़बरदस्ती आपको चालान करे तो आप उसकी डिटेल्स नोट करो। तो कोई ज़बरदस्ती चालान काट रहा है तो वजह क्या है आपकी, आप उसको हाईलाइट आप करो उसको। पूछे उससे। आप पूछो उससे, हाईलाइट करें आप, उसको हाईलाइट कर दें आप। भले आगे आप कंप्लेंट डाल दें, कुछ भी डाल दें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नाजायज़ चालान किया। मैं पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, हर चीज़ थी। ये रास्ता भी आपके पास है? ये रास्ता भी आपके पास है, Very आप good. करें। एटलीस्ट रिपोर्ट तो होगा, रिपोर्ट होगा। एक्शन करते हैं बड़े अफसरान, जब वो स्क्रूटनी करते हैं चीज़ों की, फाइलों की, कंप्लेंट्स की, तो वो पकड़ लेते हैं उनको। अच्छा फाद भाई, एक और चीज मुझे याद आई, ये 4 अगस्त का क्या सीन है? इसमें पुलिस डे पे आप काफी एक्टिवली सर्व करते हैं, और आपका ताल्लुक किसी पुलिस के इदारे से है या आप खुद पहले नहीं, सर्व कर चुके हैं? पुलिस के इदारे से मेरा ज़ाती तौर पे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कि इस तरह के जो है मैं सर्व किया हुआ है ऑफिशियल उनके पास। शाहिद साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, सोशल मीडिया वगैरह देखता था उस टाइम पे जब वो कराची पुलिस चीफ थे। ओके। और जो है वो बड़ा कंट्रोल सिस्टम में हमने चलाया सोशल मीडिया उसमें, बहुत ज़बरदस्त। तो पुलिस डे 4 अगस्त इसलिए रखा गया था कि 4 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में एक ही आदमी जो आईजी रैंक पे शहीद हुआ था ना, वो थे सिफत गयूर खान। ओके। वो थे आईजीएफसी खैबर पख्तूनख्वा, सही है, आईजीएफसी केपी के। अलकायदा ने उन पे ब्लास्ट करके, वो सुसाइड अटैक करके उनको केपीके शहीद किया, हाँ, 4 अगस्त को 2010 में। तो उसकी कैंपेन हमने चलाई थी सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि बाद में जाके एक्सेप्ट हो गई थी और उसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 में केपीके का। अच्छा, 5 साल 5 साल तक की कैंपेन है कैंपेन आपकी, थी, जो 5 साल की इन्होंने कैंपेन थी। एक। उसके बाद वो केपी में हुआ। केपी के बाद फिर हमने आगे मेहनत की कि पूरे पाकिस्तान में हो, तो ओके, पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्ट हो गई। तो अब ऑफिशियली 4 अगस्त 4 अगस्त यौम शोदा के नाम से मनाई जाती है। और यौम उसमें शोहदाए पुलिस। यौम शोदा है पुलिस, और उसके अंदर जो है सिफत गयूर साहब की तस्वीर हर जगह मौजूद होती है। सिफत गयूर वो वाहिद आदमी थे जो बगैर प्रोटोकॉल के जो है उनकी सिग्नल पर गाड़ी रुकी थी, और सिग्नल वाली ने, ट्रैफिक वाले ने बोला कि आप गाड़ी ले जाओ, लेके नहीं गया, खुद का हमला हमारा आगे चिपक गया गाड़ी से, ओके। और वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई एफसी चौक पेशावर में। तो उनका एक अपना, उनकी एक सर्विसेज है। और नहीं ऐसे तो ही डिजर्व्स, बिल्कुल। उनकी एक सर्विसेज है, उनकी सर्विसेज को जो है ना वो कोई मैच भी नहीं कर सकता दूर दूर तक, जो उनकी सर्विसेज है ना। कि आप Okay. पेशावर का भी जाएंगे तो पेशावर में आपको जो है ना वो हर जगह उनके बैनर लगे हुए मिलेंगे, उनकी तस्वीरें लगी अच्छा। हुई मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके, मसला ये है कि अब ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया उनको, काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ टाइम से 2018 के बाद से जो हुकूमतें आई उसमें उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि उनकी एक जो एनिमोसिटी थी वो उससे नहीं ना,
दिल्ली के तालिबान से नहीं, उन्होंने उसको अच्छा। मारा था। तो लेकिन ये है कि उनकी सर्विसेज के बारे में भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, कोई सबक जबकि इतनी बड़ी उनकी किताबों में होना शहादत और चाहिए, कुछ इतना होना चाहिए, और वो बहुत ज़बरदस्त उनका एक जो उनकी सर्विसेज रही हैं, हम्म, अगर आप उनकी सर्विस पढ़ें तो मेरे ख्याल में कोई उन्होंने पूरे करियर में कोई 11 या 12 छुट्टियाँ की आई सी, अच्छा, हुई हैं। मतलब और बहुत डिवोटेड बहुत डेडिकेटेड पर्सनालिटी। बहुत डिवोटेड, और सारे मेन जगहों पे हो रहे हैं, डीपीओ मर्दान रहे, उधर से मंशियात फरोशों का खात्मा किया, तो सारे ऑपरेशन उन्होंने किए। और अकेले लड़ते हुए कभी कभार आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो दिखाई नहीं, छोटी सी उन्होंने पेन हाथ में पकड़ी हुई और वो अकेले जो है ना बाजार में भाग रहे गन लेके। अच्छा, मतलब एक फुल जो है ना वो जबरदस्त किस्म का हिसाब किताब, और वो लगते भी जरा चे गुएवारा टाइप थे ना, अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो। ऐसे निडर लोगों की बिल्कुल वो होनी चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल। एग्जाम्पलीफाई करना चाहिए। तो वो एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हम भी इसीलिए जो है ना थोड़े उनसे जो थे वो इंस्पायर थे कि वो इस तरह के कैसे थे अकेले, तो वो बड़े जबरदस्त थे। और जाहिर है कि हमने भी, शाहिद साहब भी केपी से थे, हमने उनके साथ सर्व किया, तो हमें जरा उनकी मेंटेलिटी पता होती है केपी वालों की ना, किस तरह की होती है पुलिस अफसरों की, बड़ी अच्छी है, बड़े सोबर से होते हैं, जबरदस्त से। तो वो डरते वरते किसी से नहीं, यही बात बस जो है वो एक अभी है, बस हाँ, कल क्या कुछ नहीं सोचा कि कल मर जाएंगे जिंदा रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बड़ा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है, मैंने भी वहीं से सीखा, उन्हीं से सीखा। तो जब मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपको कहीं मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने वहाँ जहाँ से सीख के आया हूँ वहाँ मुझे ये सिखाएंगे कि आपने इससे डरना नहीं। मतलब जब आप अपने काम पे फोकस होते तो आप सब भूल जाते हैं, आपकी कोई तो फिक्र जो नहीं भी अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, जो रात जमीन के अंदर है वो जमीन के अंदर ही होनी है, ऊपर ऊपर नहीं होती। होती। ऐसे ही लेट्स कंक्लूड, हाँ एनीथिंग एल्स? बस। लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। फाद भाई, आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई इंसाइट्स हमें मिली लीगल्स के हवाले से एंड एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एंड जो साइबर क्राइम के हवाले से जो नई डेवलपमेंट आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। विल सी यू ऑन अनदर पॉडकास्ट विद अनदर टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू।